बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान दाएं बाएं से अपनी करीबी खवातीन के हमलों की जद में आयशा गुललाई की मीडिया के बाद कौमी असम्बली में भी एंट्री। इमरान खान के खिलाफ तकरीर के दौरान हुकूमती अराकीन डेस्क बजा बजा कर आयशा गुललाई को दाद देते रहे। आयशा गुललाई के बाद रेहाम खान की भी इमरान खान को धमकियां। इमरान खान मर्दों से तो निमटते रहे हैं, अब की बार खवातीन से कैसे निपटेंगे, ये अहम सवाल है और यही देखना होगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद नून लीग का 9 अगस्त को अवामी अदालत में जाने का ऐलान। पूरी हुकूमती मशीनरी इस वक्त नाअहल वज़ीर आज़म के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ है। चौधरी निसार का नवाज शरीफ की गाड़ी को ड्राइव करने का फैसला। मेरी नाअहली का फैसला पहले ही हो चुका था, सिर्फ वजह तलाश की जा रही थी। कुछ ना मिला तो बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया गया। नवाज शरीफ की सहाफियों से गुफ्तगू, क्या कोई ऐसा जज मौजूद है जो मुशर्रफ का एहतसाब करे? नवाज शरीफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को भी ताने दिए गए। अहम सवाल यह है कि नवाज शरीफ को डिक्टेटर के एहतसाब ने आखिर किसने रोका था? प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो नई काबीना की बात करेंगे। नई काबीना की तश्कील किसके लिए, क्या पैगाम? 9 माह है, 47 रुकनी काबीना की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? 47 अराकीन की इस विफाकी काबीना में 8 विफाकी वजीर जनूबी पंजाब से लिए गए हैं। विफाकी हुकूमत अब की बार जनूबी पंजाब पर इस कदर मेहरबान क्यों है? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी की बात करेंगे जो कि जाते जाते शरीफ खानदान को बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार हो चुके हैं। चेयरमैन नैब की मौजूदगी में शरीफ खानदान के एहतसाब पर मजीद कई सवालात उठ गए हैं। अब की बार चेयरमैन नैब ने शरीफ फैमिली को बचाने के लिए जो रेफरेंस उनके खिलाफ दायर होंगे, उनकी तैयारी में क्या नया खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी डिटेल्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो उस मैच की बात होगी आमिर साहब और क्लासे साहब, जो मर्दों की बजाय अब इमरान खान साहब को खवातीन के साथ लड़ना पड़ गया। मैदान में तो हमने देखा है, अब खवातीन के साथ कैसे खेलेंगे, ये अहम सवाल है। आज मैं थोड़ी सी क्या कहते हैं गुस्ताखी थोड़ी सी करना चाहता हूँ इमरान खान साहब की इमरान खान साहब और पीटीआई की शान में, कि आज मौका है कि वो खुलकर बात की जा सकती है कि जब हम माजी में तनकीद करते थे कि हजूर जो भी अपनी पार्टी में आप लेके आ रहे हैं, आप क्योंकि आपने एक होलियर दैन पोप की पोजीशन ली हुई है, इसलिए लोग आपसे भी तवक्को करते हैं कि जो बंदे आपकी पार्टी में आ रहे हैं, जो फैसले आप कर रहे हैं, वो आपकी पार्टी पे भी उनका असर होगा, आपकी पार्लियामेंट पे भी होगा, आपकी निजी लाइफ पे भी होगा, आपके पॉलिटिकल सीन पे भी होगा, इस मुल्क पे भी होगा। उस वक्त में ये कहा जाता था कि इमरान खान साहब की जाती और निजी जिंदगी है, इसका आप लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता, इस पे बात करें। और बहुत सारे लोगों ने जो हमारे जैसे थे और भी थे, इवन इनके मुखालफिन भी थे, उन्होंने कहते हैं इमरान खान का राइट टू प्राइवेसी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि फेयर अनफ, उनकी जाती जिंदगी है, वो जैसे चाहे करें। आपको याद होगा उस वक्त भी मेरे जैसे जो थे थोड़ी थोड़ी इधर उधर की कोई हम बात कर लेते थे कि जनाब के बाद जो आप फैसले कर रहे हैं, एक दफ़ा मैंने कहा था, आपको याद आ जाएगा, ये मेरा लास्ट ईयर की बात है, जब इनका रेहाम खान के साथ इनकी शादी हुई, फिर इनकी चर्चा था वो तलाक हुई, तो मैंने कहा था जनवरी 2015 के बाद इमरान खान साहब जितने भी फैसले कर रहे हैं ना, उनको बाउंस बैक कर रहे हैं। किसी वक्त कहेंगे तो क्लिप भी हमारे सदीक जहाँ कहीं से ढूंढ के ले आएगा, तो मैंने कहा था ये उस वक्त इनके फैसले गलत हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक पाकिस्तानी सोसाइटी है, किसी के हम किसी की फैमिली पे, घर पे ये बात नहीं करना चाहते। जब इन्होंने पॉलिटिकली तौर पर उसी तरह के फैसले करने शुरू किए इमरान खान साहब ने जैसे जाती जिंदगी में कर रहे थे, उस वक्त हमने एतराज किया था कि हजूर ऐसे लोग आप ला रहे हैं अपनी पार्टी में जो आपके लिए एम्बेरसमेंट बनेंगे। उस वक्त भी हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी गई और ये जवाब दिया गया कि नहीं, टॉप पे बंदा अगर ईमानदार होना, अगर इमरान खान साहब ऑनेस्ट हैं, वो बिल्कुल लीडर हैं, वो तो उसके बाद यहाँ पूरी पार्टी इकट्ठी हो जाए, इमरान खान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इमरान खान अगर वजीर आजम होंगे, वो पार्टी चीफ होंगे, तो नीचे अगर 11 में से 10 खिलाड़ी भी करप्ट हैं, क्योंकि इमरान खान करप्ट नहीं है तो मैच हम फिर भी जीत जाएंगे। मैं उस वक्त भी रिजर्वेशन हमने अपनी दी थी और बड़ा हमें उन्होंने बताया जी कोई बात नहीं कि पीपल्स पार्टी का लोग आ रहे हैं, तो खर साहब आ रहे हैं, तो फलां साहब आ रहे हैं। मैं इतनी लंबी तमहीद क्यों बांध रहा हूँ? इसलिए बांध रहा हूँ कि आपके जाती फैसले आपकी पार्टी पे भी अफेक्ट होते हैं, आपके निजी फैसले आपकी पार्टी को भी अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी पार्लियामेंट को भी कर रहे हैं, आपकी पॉलिटिक्स पे कर रहे हैं। अब रेहाम खान साहब वाला उनका फैसला बाउंस बैक किया और बड़े बुरे तरीके से उसने बाउंस बैक किया। पूरी की पूरी पार्टी वो अपने पॉलिटिकल इश्यू से हट जाती है। वो खान साहब को डिफेंड कर रही थी उस वक्त, जब शादी हुई तो भी डिफेंड कर रहे थे, जब डिवोर्स हुई तो भी डिफेंड कर रहे थे। अभी हम देख रहे हैं किताब आने वाली है, फिर लग गए डिफेंड करने। ये चीजें पार्टी को नुकसान करती हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि खान साहब अगर अपने जाती फैसले भी ले रहे हैं,
इवन लाइफ पार्टनर भी अगर आप कोई पिक कर रहे हैं, आपको देखना पड़ता है कि इस तरह का लाइफ पार्टनर आप अपनी जिंदगी में ला रहे हैं और आप पब्लिक फिगर हैं जिसके फैसलों से पूरी सोसाइटी ने इफेक्ट होना है, और अच्छा या बुरा इम्पैक्ट है। अब आ रहा है ना, मैं इसलिए थोड़ी सी ये बात कर रहा हूं आज कि हम तो वेल विशर में से हैं कि हम तो चाहते हैं कि एक स्ट्रांग, एक अनरेबल, एक कमिटेड, एक डेडिकेटेड, एक ऑनेस्ट किस्म की अपोजिशन होनी चाहिए ताकि वो कल को पावर दैट बी के सामने वो खड़ी हो सके अपने किरदार पे, अपनी चीजों पे। तो इमरान खान साहब की हामियों को मैं इतना ही कह सकता हूं कि जनाब अब आपको अंदाजा हो गया होगा, वो कहते हैं एक इंग्लिश का बड़ा एक मशहूर है ना उसका एक्सप्रेशन, वो कहना तो नहीं चाहिए, मुझे नहीं बुरा लगता है, वी टोल्ड सो, वी टोल्ड यू सो, वी टोल्ड यू सो, हमने पहले कहा था आपको, आप जरा देख लें। ये आयशा साहबा जो है, मतलब इस पे अब उनको वो आज पार्लियामेंट में देखे उन्होंने और बकायदा लग रहा था कि प्लान के तहत ये पीटीवी को देख लें कि जो पीटीवी यहाँ पे पूरे आमिर साहब 1 महीना जून के महीने में अपोजिशन का बैकआउट रहा है, खुर्शीद शाह साहब बैकआउट पे, पूरी पीटीए बैकआउट पे, उन्होंने इसहाक डार की तकरीर दिखाई, उन्होंने स्पीकर अयाज सादिक ने इनकी अपोजिशन की तकरीर नहीं दिखाई, उन्होंने 1 महीना आप बैकआउट करते हैं, कौमी असम्बली नहीं आते ना है, कोई पार्लियामेंट में हमें आपकी मौजूदगी नहीं चाहिए, हम नशर नहीं करेंगे। रीजन कि इसहाक डार के जितने झूठ थे, 35 अरब डॉलर के वो जो लेके आए, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, उनकी डिजास्टर इकोनॉमिक, इनकी वहां से 25 से इनका 20 अरब डॉलर तक इनका वहां पे आना, आपकी एक्सपोर्ट का आना, आपकी इंपोर्ट का बढ़ना, इसहाक डार का जब पोस्टमार्टम होना था उसको बचाने के लिए उन्होंने कहा पीटीवी पे कौम को हम नहीं बताएंगे कि हमारी यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या बुरी रही है। और आज आयशा गुलालाई के लिए उन्होंने तमाम आज रूल्स भी बदल गए हैं, आज चीजें भी बदल गई हैं, आज वहां स्पीकर साहब को भी कोई एतराज नहीं था, हुकूमत को भी कोई एतराज नहीं है, आज पीटीवी को भी वहां पे कोई आके इन चीजों का नहीं था। सो एक चीज में इतनी मैं खान साहब की गुजारिश और उनके हामियों के लिए कि हुजूर अब आपको पता चल गया है, वो कहते हैं ना ऐसे शान नहीं कहे गए कि देग में एक चावल जो होता है ना, अगर वो भी बुरा वो निकल आए ना तो पूरी देग खराब हो जाती है। आप एक ऐसा बंदा लेके आएंगे पार्टी में जो आके आपको भी टारगेट करेगा, आपकी पार्टी को भी करेगा, और आपके सबसे बड़ी एम्बेरसमेंट जो है वो आपके पार्टी के सपोर्टर्स के लिए, मिडिल क्लास के लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, फैमिलीज के लोग हैं, लाख आपको डिफेंड वो करते रहे, लेकिन अंदर से तो बैठ के वो डिफेंसिव फील करते होंगे। आपने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को उस वक्त एक एक्सप्लोसिव एक स्टफ दे दिया जो वो कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त आपने रिहाम खान को उठा के उसको आसमान पे बिठा दिया, वो रैली से खिताब कर रही थी, वो जनाब आपकी मीटिंग्स को प्रिजाइड ओवर कर रही थी, उन्होंने इमरान खान को उठा के बैक बेंच पे बिठा दिया और किसी को जरूरत नहीं थी ना मीडिया में ना किसी और को रिहाम खान पे बात नहीं करनी। अब उसी रिहाम खान ने जहां से अब आयशा साहबा रोक रही हैं, चीजें रोकेंगी, खत्म करेंगी, शुरू कर रही हैं, वहां से रिहाम खान जो है वो फ्रंट सीट पे आ गई हैं। सो खान साहब जो हैं, मैं फिर लास्ट इस पे बात करूंगा, वो अब मैं अपने दोस्त हारून रशीद साहब का मैं फिर कोट कर देता हूं अपनी जान बचाने के लिए। वो कहते हैं कि मेरी तरह मैं भी कोई इतना अच्छा मर्दम शनास नहीं हूं, मेरे बारे में ये इल्जामात लगते रहते हैं। ऐसे मेरा ख्याल इमरान खान साहब जो हैं वो मर्दम शनास भी नहीं है, वो मैं औरत शनास तो बिल्कुल ही नहीं है। लिहाजा वैसे जो करियर उनका कहते हैं उसमें उसके बाद तो कुछ इसलिए कम से कम हम आज थोड़ा सा विंडिकेटेड फील कर सकते हैं कि हुजूर आप जो बात हम कहते रहे, अपने पार्टनर्स, अपने साथी, और आपको कभी भी एक हाई प्रोफाइल बंदे को मादरत के साथ उसको हाई प्रोफाइल पार्टनर उसको पिक नहीं करना चाहिए। बेहतर कोशिश करनी चाहिए इस तरह के लोगों को, डोमेस्टिक कोई फैमिली कोई मतलब लो प्रोफाइल वाले आपको शादियां करनी चाहिए। हाई प्रोफाइल करेंगे ऑलरेडी जो मीडिया में होंगे, जिन्होंने कैमरे पे आने का शौक होगा, फिर इम्पैक्ट वो तो फिर उन्हें द्रांति लेके वो गंदम की वो कटाई भी करने के लिए वो कहा जाएगा ना, तो कटाई करने पहुंच जाएंगे। रिहाम खान साहबा जाके जब उन्हें बड़े अरसे कोई कैमरा नहीं मिला, हरिपुर में वो सुना है वो गंदम की ट्रैक्टर भी चला रही थी और द्रांति से, ये हरिपुर में ही उन्होंने अगर अगली दफा खान साहब ये एडवेंचर दोबारा करना चाहें तो कोशिश करें कि लो प्रोफाइल जिसको कैमरे की आदत ना हो तो उसका इंतखाब किया जाए। चले अमीर साहब, अभी मुझे ब्रेक पे फौरी तौर पे जाना होगा। फैसला कोई भी किया जाए, इंपैक्ट उसका आता है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। अब इमरान खान साहब के पास चॉइस, टेक्निकली इनको देखने की कोशिश करेंगे और ये भी बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने ये फरमाया है कि मेरी नाअहली का फैसला पहले हो चुका था, बस वजह तलाश की जा रही थी। अब एक बार फिर से एक साजिश के अंसर को सामने लाने की कोशिश की जा रही। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे वहां से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। नवाज शरीफ साहब 9 अगस्त को तो अवामी ताकत का मुजाहरा करने के लिए निकल रहे हैं, लाहौर की जानिब बढ़ रहे हैं वो बुध वाले दिन, लेकिन इमरान खान साहब से भी मुताल्लिक बात हो रही थी। अब खवातीन के साथ मैच कैसा चलेगा इनका? मैच वो अंग्रेजी में कहते हैं नो होल्ड्स बार्ड।
इसकी कोई हदूद कयूद नहीं रह गई हैं एंड इट्स गोइंग टू गेट डर्टियर बाय द डे। ये इतना गंद पड़ रहा है ना, ये जो पढ़ना शुरू हो गया है कि ये इसमें आयशा गुललई भी आ गई हैं, उसमें आयशा आहद भी एक्टिव हो गई हैं। ये जब फैलेगा ना तो इसमें शहबाज शरीफ साहब की भी शादियां डिस्कस होंगी, इसमें नवाज शरीफ साहब की किम बेकर भी वो भी आ जाएगी, किम बाकर भी आ जाएगी, और आसिफ जरदारी साहब का आया तो वो सारी बॉन्ड गर्ल्स जो है ना वो सारी गुफ्तगू में आ जाएंगी। तो ये बाकी तो आपने क्या खूबसूरत आपने बात कह दी, ऐसे ना जाए बाज वो कहते हैं ना ऐसे फिक्रे निकल जाते हैं। बॉन्ड गर्ल्स आपको पता उनके क्या आपने मतलब अयान अली को जरा जहन में लाया बॉन्ड गर्ल्स अच्छी बात है या बुरी बात है, ये जो है ना इससे हमने सियासतदानों के वोटों पे फर्क पड़ते नहीं देखा, पर मुझे इस चीज की खुशी है कि अच्छी बात है ये गरीबों की माओ बहनों के साथ ये हमेशा से हो रहा था। अब ये एलीट क्लास की औरतों के साथ ये वाकयात होने शुरू हुए हैं, तो शायद ये फोकल पॉइंट बन गया, लोगों का शऊर बढ़ रहा है और ये इशू है बहुत बड़ा, विमेन हरासमेंट इशू है। तो अच्छा है कि ये डिस्कस होना चाहिए। मुझे कोई ऐसी इससे कोई खास तकलीफ नहीं, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा है पाकिस्तान की औरत को मुक्तदर करने के लिए कि ये इसको छुपाया ना जाए, ये जो आज तक छुपाया जाता रहा। वो मैंने पहले कहा कि वैसे वो जो समझ रहे हैं PMLN जो है ना उनके लिए है इस वक्त, वो बेचारे उनका जो होना था नुकसान हो गया, वो अपनी कैथारसिस चाहते हैं। उनके लिए तो वो जो शाहिद लुधियानवी का वो प्यासा फिल्म का गाना नहीं, वो गिरा दो जला दो वो ये बुला दो, क्या बात है? वो तो उस पे चले हुए हैं कि ये उन्होंने तो बदला लेना है ना, ये उनका कैथारसिस है। बट देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस कि उनका जो सारी लंबी जो बहस है ना, तोता है ना, जो जिन की जान जिस तोते में है वो हैं ये जुडिशियल रेफरेंसेस, ये जो और जुडिशियल ओवरसाइट है ना, जो नैब के रेफरेंसेस। अब जो होना था हो गया, आगे जो आ रहा है ना वो उससे बहुत ज्यादा बुरा है। बुरा क्या है, 16 सितंबर आ गई है सर के ऊपर, उसके अंदर सारे गिरफ्तार हो सकते हैं, सबको बेल लेनी पड़ेगी, बेल के बाद अगर मुल्क से बाहर जाना हुआ तो इजाजत लेनी पड़ेगी, और ये 6 महीने जरूरी नहीं चले, ये किसी 1 महीने 2 महीने भी जज साहब कह सकते हैं कि जनाब ये आपके खिलाफ बेल कैंसिल, गिरफ्तार कर लें, पहले दिन भी गिरफ्तार कर सकते हैं एनी टाइम। वो तलवार लटक रही है, वो चाहेंगे चाहे इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, मैं बता रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स, कि वो क्योंकि अगर ये सिविलियन अदालतों में नॉर्मल प्रोसीजर्स में ये अगर फैसले हो गए ना तो उनके पास वो क्या इसको क्या करेंगे। अब वो लाख कहें कि जनाब कामे पे पकड़ा नहीं, जनाब कामे पे नहीं पकड़ा, एक लाख एक पहाड़ था, वो चूहे पे ना जाए, पहाड़ था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का कि बताएं वो रसीदें, दिखाएं वो रसीदें, वो फ्लैट वो 4 फ्लैट सिर्फ 16 कंपनीज बन गई हैं जो इनको बतानी है कहाँ से ली, इनको 2-3 हज़ार एकड़ जमीन बतानी है रायवेंड की कहाँ से ली है, और जो निकलना है वो सारा बताना है कि आपने बताना है। रसीदें आज दिखा दें, अदालत में नहीं दिखानी, हमें दिखा दें या आसमा जहांगीर को दिखा दें, हम मान लेंगे कि जनाब रसीदें आ गई, हम चुप करके घर चले जाएंगे। आसमा जहांगीर का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो लीगल उनका जो आर्गूमेंट है जिसपे वो खास तोते को डिफेंड कर रही हैं कि ये जुडिशियल ओवरसाइट नहीं होनी चाहिए, उनका ये है कि ये जज साहब इनके ऊपर क्यों है, और लीगल आर्गूमेंट वो ये दे रही हैं कि जनाब वो देखिए ना ये तो पहले कभी नहीं हुआ और ये अपील कहाँ कर सकेंगे। गलत है, गलत इसलिए कि 20 ऐसे फैसले हैं जिनके ऊपर ये जज साहब बैठे होते हैं, जुडिशियल ओवरसाइट है। और दूसरा भी रिसेंटली, बाकी एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स की बात नहीं मैं कर रहा, ये कराची अमन जो मुकदमा था जो था कराची बदअमनी केस जो कहलाया, इत्तेखाद चौधरी साहब ने उसके ऊपर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की ओवरसाइट थी, उस वक्त क्यों नहीं बोला कोई। उसके बाद कहाँ यार ओवरसाइट रखी होती, वहाँ रखी जाती है जहाँ अदालत को ये ख्याल हो कि जनाब ये नॉर्मल तफ्तीश नहीं हो सकती। टेररिज्म कोर्ट्स में खासतौर पे क्योंकि वो इतने तगड़े लोग होते हैं कि जज को पुलिस सारे उनसे डर रहे होते हैं, गोली मारने का खतरा होता है, इसलिए वो ओवरसाइट जुडिशियल रखते हैं। यहाँ भी नैब में क्या ये नैब से तवक्को कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। इल्ज़ाम तो बड़ा लग जाता है कि JIT में फौज के वो बंदे डाल दिए ISI और MI के, जनाब आपने खुद डॉन लीक्स में डाले, आपने मॉडल टाउन केस में डाले, आपने किस किस में ये ISI और MI के बंदे नहीं डाले, अब ये बुरे हो गए हैं और ये बार बार बता देंगे। अगर वो फर्ज करें ना होते तो उनकी जरूरत थी बेचारों की कि नवाज शरीफ साहब को, डार साहब को करें, ठीक है ना। और इस सारी ओवरसाइट के बावजूद वहां क्या ड्रामा हो रहा है नवाज साहब, वो बड़ा जरूरी है कि अब नैब वाले क्या कर रहे हैं ना, कमरजान चौधरी है, अदालत भी बादशाह है,
वो इस बंदे को नहीं छेड़ रही, जिसकी वजह से सारे सिस्टम में गंद पड़ा, हालांकि सवाल जिसकी कई वजह से हुआ हो और अब उसको कहते हैं कुएं का पानी निकाला जा रहा है, तो लेकिन वो वैसे काम रहेगा। वो मैं बता रहा हूँ कि जिससे कि मुझे आसमा जहांगीर साहबा जवाब दे दें, बड़ी इज्जत से कह रहा हूँ, मैं गुड कॉप हूँ, बैड कॉप आपके पास तफसीलात है, वो आप बनेंगे, कि सिर्फ ये जवाब दे दें, हमें तसल्ली करा दें कि वहाँ तफ्तीश नॉर्मल हो जाएगी, कि वहाँ हो ये रहा है कि दो ही बात काट रहा हूँ, आपके पास पॉइंट्स हैं। अगर आसमा जहांगीर को उन्होंने पीसीबी का वहां पे नया केस दे दिया कुछ मतलब 2-4 मिलियन 3-4-6 मिलियन का, तो फिर क्या करेगी आपकी वो आपकी गवाही? मुझे पता है जो तफसीलात हैं वो बिल्कुल वो वही वाले मामले की नहीं, तरफ आपने आए ना। सारा डाल देना कि आसमा को दिखा दें, आसमा तो एक और पीसीबी का केस ले लेगी। मेरी इसीलिए उनकी शान में मेरी बड़ी कम होगी कि मैं शक करने लगा कि ये सिर्फ ये इंसानी हकूक के हवाले से ये बात नहीं वो कर रही इस्तेमाल है। किया गया, उनका इस्तेमाल एक वो है, वो तफसील ये बताएंगे, मैं तो लीगल सिर्फ उस पर आ रहा हूँ कि वहाँ पे क्या किया उन्होंने। नैब में 2 पिंडी और लाहौर में ये सारे केसेस जाने हैं, ये रेफरेंसेस तो यहाँ पे जाने हैं इस्लामाबाद पिंडी की, उसमें हुदैबिया जाना है लाहौर में, वो ऑफ शूट है, वो 4 रेफरेंसेस में जिक्र नहीं है। वहां भी उन्होंने पक्का अपना बंदा बिठाया हुआ है। पिंडी में जो साहब है ना डीजी, वो उनको 1 महीना पहले करार साहब 19 से 20वें में आए हैं, और डीजी की पोस्ट 21वें की होती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की, उसमें 21वें पोस्ट पे उनको लगा दिया है। ये जो है ना जी ये नासिर इकबाल चार्ज देंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले में कहा है कि जनाब आप 21वें की पोस्ट पे 20वें का बंदा नहीं लगाया, ये 1 महीना पहले 20वें में आया है, और ये एफपीआर के आदमी हैं, डायरेक्टली सागडार के अंडर काम करते रहे हैं। तो फिर क्या एक्सपेक्ट करें? एग्जैक्टली इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? और रेफरेंसेस उनकी कोशिश है खुद ही बना दें। इस तरह डॉक्टर आसिम का केस बनाया है, वो कहते हैं जी वो 400 बिलियन कैसे बन गया? वो 400 बिलियन मैं नैब के अंदर की बता रहा हूँ कि वो कहते हैं असल केस क्या था। केस ये था कि जब पैसे कलेक्ट होते थे ना इनके हॉस्पिटल से साहब, वो 200 रुपया 500 रुपया कलेक्ट करते थे, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। और जब वो जो सिर्फ अकाउंट्स देख लें, वो जो होती है ना बंकर्ड कार, आर्मर्ड कार जिसमें कैश आता है, उसका देख लें कि 500 रुपये कलेक्ट करते थे, जब वो डिपॉजिट कराते थे वो 2000 था। उसमें जो फर्क है ना 1500 में 2000 में, वो 400 रुपए का है। उन्होंने हाथी को नहीं छेड़ा, उन्होंने पूंछ दुम पकड़ के ना थोड़ा सा ये रेफरेंस बनाया हुआ है, इसीलिए वो कह रहे हैं जी मुझे ड्रग पिला के जो है ना इन्होंने, मैं बड़ा बोला था, डॉक्टर तो था ही नहीं, मैं हॉस्पिटल मेरे थे नहीं, मुझे इन्होंने ना ड्रग पिला के ना मुझसे गलत बातें निकलवा ली हैं। ये रेफरेंस है। दूसरी जो चलाकी वहां पे दास साहब अभी हो रही है कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कैसे बचाया जा रहा है, कि प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर वो आप जिक्र करते रहे, पिछले दिनों आपने टर्मिनल 1 का एलएनजी का वो किया है, टर्मिनल 2 की भी बात करेंगे, कतर की भी करेंगे, मगर वो जिन साहब ने उसमें से बेल आउट किया था ना, उनका नाम था कर्नल नईम सिराज अब्बासी साहब। ये मरी के हैं, इनके रिश्तेदार हैं, बरादरी है इनकी वहीं के हैं। हाँ जी, उनको ये मुझे ये बताया गया, मेरे जराए कहते हैं कि शायद ये इस तरह की उम्मीद दिलाई गई थी कि आपको एक्सटेंशन देंगे, वो एक्सटेंशन नहीं मिली। अब जो है 2-4 रोज पहले ये दिखाएं जरा इश्तिहार लगाया उन्होंने नैब वालों ने, जिसमें जो है ना 65 साल 3 एक्सपर्ट्स नए ला रहे हैं वो, और एज लिमिट बढ़ा के जाहिर है वो 60 पे रिटायर हो गए, तो 65 साल कर दिया। तो इन एक्सपर्ट साहब को जिन्होंने आगे ही बेल आउट किया है एलएनजी के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को, और उनको और 2-3 को लाया जा रहा है कि ताकि ये जब चले भी जाएं, बड़ी मुश्किल से कमर जमान 14 अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं, तो बाद में भी टीम उनकी ही रहे, उनके ही बने हुए बंदे लाए हैं। टेलर मेड इश्तिहार है, कितना हम बेवकूफ बन सकते हैं। ये आसमा जहांगीर साहब हमें समझा दें कि ये जुडिशियल ओवरसाइट अभी है तो ये हाल हो रहा है, ना हो तो क्या होगा, जाने क्या होगा। ये क्लास साहब अब आप टेक ओवर कर लें, मेरा जरा ब्लड प्रेशर, ये तो बड़ा खतरनाक खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, ज्यादा आ जाता है। मैं अब इस पे आमिर ने जो अंदर की कहानी बताई है जी, मतलब है हम लोग रिपोर्टर हैं, हम जाते हैं फील्ड में, सारी चीजें देख के आते हैं। जिस क्राइसिस से मुल्क, और ये पाकिस्तान की बर्थडे का साल है, ये जहन में रखिएगा, वो 14 अगस्त आने वाली है। हालत देखें कि किस हम सिचुएशन में इस वक्त फंसे हुए हैं। आमिर ने तो पूरी तफसील बता दी कि कैसे जो आपके लॉयलिस्ट हैं हर जगह बिठाए हुए हैं, जुडिशरी में भी हैं, हमारे मीडिया में भी हैं, नैब में बिठा दिया, मतलब आपने वहाँ जो आपने अपने वकीलों को खरीद लिया है। आसमा जहांगीर साहब जैसे उनकी फैमिली ने अपने कोई 5 करोड़ रुपए का बैंक लोन किसी से राइट ऑफ करवा लिया, कोई उन्होंने केसेस पकड़ लिए हैं, उनमें बड़ा इंटरेस्ट है जो सबके उन्होंने इकट्ठे कर दिए हैं, और वो सारे इस सिस्टम को बचाना चाहते हैं क्योंकि ये सिस्टम इनको सूट करता है। करप्ट सिस्टम करप्ट लीड को सूट करता है। अब पहली दफा पाकिस्तानी सोसाइटी चाहती है कि फेयर प्ले करें,
एक आए और तमाम लोगों को यहाँ ला के सामने अकाउंटेबल करें। हम होना चाहते हैं, हमें कर लें, मुझे कर लें। अगर मुझे किसी से कोई डर नहीं है तो मेरे ऊपर एक नहीं 6 मॉनिटर जज बिठा दें, एक नहीं मेरे ऊपर 6 जज बिठा दें, एक नहीं मेरे ऊपर अब 6 जजेस बिठा दें। आप जब आज मैं नवाज शरीफ साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, इंटरेस्टिंग बात। क्लासेस अब ब्रेक से वापस बिल्कुल अभी हम छोटी सी ब्रेक पर चलते, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला है हमारे पास। चलिए आपकी इस बात के साथ ही हम ब्रेक पर चलते वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक बात कर रहे थे, कोई इंटरेस्टिंग बात है जो आप हमारे साथ शेयर करने वाले थे क्लास साहब? वो मैं इनके मियां नवाज शरीफ साहब ने जो आज उनकी गुफ्तगू सामने आई है, वो सहाफ़ियों से भी मिले थे पंजाब हाउस में। सुने मासवे 2-3 सहाफ़ियों के, बाकी उन्हें तो मियां साहब फट्टे चुक दो, चुकते हैं। और यही फट्टे चुकवाने वाले अगले दिन को नया आएगा ना, अगर खुदा ना खास्ता कोई आ गया, उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रंट सीटों पर बैठने के लिए लड़ रहे होंगे एक दूसरे से। 80% वही फटे थे जो कि मुशर्रफ के भी थे, जरदारी साहब के भी थे, इनके भी थे। और मियां साहब अच्छी तरह जानते हैं इस तरह के, वो जो कहे फटे चुक दो मियां साहब, चुक दें, वो कड़ाके काट दो। वो जो कड़ाके फिर निकलवाने वाले थे ना, मादरत का मुशाहिद हुसैन साहब का बड़ा मशहूर जमाना कॉल होता था, और मियां साहब कड़ाके काट दो। और मियां साहब के कड़ाके निकले सो निकले, मुशाहिद हुसैन साहब के अपने भी निकले, और वो सबसे ज्यादा जनरल आपको याद होगा मुशर्रफ साहब की कबीना में बैठ के चौधरी साहबान के वो सबसे ज्यादा उनके वजीर भी थे और उन्हीं के साथ आगे आगे पेश भी थे। सो जागते रहना थे, कड़ाके देना रहना। मियां साहब आप खुद कहते थे कि जी कहते थे कदम बढ़ाओ मियां साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। पीछे देखा तो एक बंदे नहीं था, अगरचे 2-4 लोग उन्हें सुना, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है वहाँ पे, बड़ी सेनर उन्होंने वहाँ पे जो मियाँ साहब को मशहूर, लेकिन मियाँ साहब को सेनर लोग ये कम ही अच्छे लगते हैं। और बकायल बहुत सारे लोगों को अगर सेनर लोगों की सुनते तो ये इंजाम इनका होना था जो बकौल चौधरी निसार अली खान साहब के खुशामदियों के अलावा शायद हालात कुछ तो वो गुफ्तगू किसी की नहीं सुनते। आज उन्हें बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो उनके हैरानी सुने। वो फरमाते हैं कि जनाब के क्या ये मुनासिब है कि करोड़ों लोग आपको वोट दें और 5 आपको जजेस बेटे से तनख्वाह ना लेने पे आपको नाअहल कर दें? ये हुजूर अगर ये बात है, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर रिपीट कर देते हैं। आप एक तरमीम लेके आए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हम यहाँ पे अदालत भी खुद हैं, जलाद भी खुद हैं, खुद सजाएं दे देंगे। आप खत्म करें। अगर आपने कोई सोसाइटी को चलाना है सॉरी कि यहाँ पे सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ आपको SOPs आपको चलानी पड़ती हैं। बिल्कुल मान लेते हैं एक लम्हे के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ है, गलत होगा, चलिए मान लेते हैं माजी में बहुत सारी चीजें हुई हैं, फैसले गलत भी हुए, उन पे अमल भी हुआ है, लोग घर भी चले गए। उस दिन मैं उनको सुन रहा था, इफ्तिखार चौधरी साहब को, उन्होंने गिलानी साहब की बार बार तारीफें कर रहे थे, हालांकि उनको इन्होंने नाअहल किया, 5 साल के लिए किया, पनिश किया, उनको वजीर आजम सेट है। उन्होंने कहा जी वो खानदानी आदमी था, ये अल्फाज से उसने एक लफ्ज नहीं कहा आज तक मेरे खिलाफ, उसने कोई जुलूस नहीं निकाला, कोई जलसा नहीं निकाला। भी आपके खिलाफ फैसले आ भी जाते हैं तो अगर आप अपने इदारों को खत्म करना चाहते हैं कर दें। ये सुप्रीम कोर्ट थी ना हुजूर कि उसको जरदारी साहब ने भुट्टो साहब का रेफरेंस भेजा ये बाबर मान के जरिए कि जाएं और इसको रिव्यू करवाएं कि भुट्टो साहब को फांसी गलत हुई थी, सारे कहते हैं अदालती कत्ल था। आपके सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप नहीं किया टाइम बार करके या वटेवर। आप 10 साल बाद वापस आए, आपके केसेस जो थे, आपको 14 साल सजा थी, आपके करोड़ों के जुर्माने, आपकी नाअहली को इसी सुप्रीम कोर्ट ने आगे खत्म किया था। अब आप इसको इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको 33 करोड़ 40 करोड़ रुपए के जुर्माने थे जो आपने भरे हमजा शहबाज ने, जो हमने स्टोरीज की, इसी सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स के आर्डर से आपको वापस मिली। इन्हीं कोर्ट्स के आर्डर से आपके 14 से 20 केसेस लाहौर हाई कोर्ट में सेटल हुए। इन्हीं कोर्ट्स की वजह से 15-20 साल तक आप स्टे लेके रहे हैं यहाँ पे। आज फैसला खिलाफ आ गया तो अगर आप ये करेंगे, आप अपने आप को ये फ्यूचर के लिए बिग डेंजर्स में ला रहे हैं। ये मियां साहब जहन में रखें। इनकी जो बातें, गिलानी साहब भी वजीर आजम थे, उनके खिलाफ ये काले कोट पहन के ये खुद गए थे। तो जनाब आप अगर आज इन चीजों को डिमोलिश करना चाहते हैं ना तो करें। इसका बेनिफिशियरी कम से कम नवाज शरीफ साहब नहीं हो सकते। सारी कोशिशें किस चीज के लिए, जो आमिर बात कह रहे हैं, ये फैसले के खिलाफ नहीं है। डिकॉय, दिस इज डिकॉय। ये बार्गेनिंग चिप है। ये सारी की सारी कि जो आपने मॉनिटरिंग जज लगा दिया, जो इतना एविडेंस सामने आ गया करप्शन का, सुप्रीम कोर्ट को डरा रहे हैं, वो डरने वाले नहीं है। और इसकी वजह से इन्होंने इल्जाम जो लगा रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने जजों से कराया है, अब उनके लिए मजीद लाजिम है करार साहब कि अपना पॉइंट प्रूव करके रेफरेंसेस में जो ट्रायल मांगते थे ना, ट्रायल करवा के वो बताएं कि जनाब ये हैं वो जराए और ये है वो सबूत जिसकी वजह से आपको टांगा गया है, अकामे पे नहीं टांगा गया। सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो इतना ज्यादा है ना, मुझे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तकलीफ ये होती है कि वो ज्यादातर लोग ना, उन्होंने यहाँ पे मुकदमा नहीं अटेंड किया
और जो गवर्नमेंट के माशाल्लाह लोग हैं वो बादशाह साहब को जाके सही नहीं बताते रहे। मैं मियाँ साहब की मासूमियत सुन रहा था ना, वो तो जी वो अदालतों ने भी ये कहा है, जज साहब ने भी ये कह दिया था कि मेरे खिलाफ तो कोई करप्शन का सबूत ही JIT नहीं ला। वो बताएं, वो कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो हमारे रिसर्चर ने याद कराया, मैं वहाँ था। इनका आखिर में कोई आर्गुमेंट नहीं रह गए थे और जज हजरात कह रहे थे चले आगे चलें, नोटेड, मतलब ठीक है आपका पॉइंट रजिस्टर हो गया, आगे चलें। तो अजमत साहब ने इनके इजाज़ में कहा जी JIT ने देखे हमारे पास टेक्निकल कोई पॉइंट हो मगर करप्शन के जो था कतरी लेटर को गेस्ट नहीं प्रूव किया, ब्ला ब्ला ब्ला, करप्शन का सबूत नहीं मिला। उनका आप ये कहना चाह रहे हैं करप्शन नहीं कह ली? उनका जी हम ये कह रहे हैं, चले आपकी बात है, चले नोट कर लिया, आगे चले। वो हेडलाइन लग गई अल्हम्दुलिल्लाह। वो वहाँ जो दुनिया सारी ये जो डिस्कशन कर रही है, हम अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो हमने सारा अटेंड किया है। वहाँ क्या होता है, ये जो टिकट्स के जरिए जिन्होंने फैसले कर रहे होते हैं ना, जो डिबेट कर रहे हैं, वो क्या होता है, वो एक पूल सिस्टम होता है। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ लोगों को। ये 20-30 बेचारे जो है ना डरते हैं कि कोई अदालत की कोई गलत रिपोर्टिंग ना हो जाए। इन्होंने एक पूल सिस्टम रखा होता है, 3 लड़के होते हैं जो कान लगा के सुन रहे होते हैं। वो फिर इन्होंने एक ट्रेन बनाई होती है, वो चिट्टे पीटे जाते हैं। सुनने वाला और होता है, पहुंचाने वाला और होता है, लिखने वाला और होता है, ट्रांसलेशन वाला और होता है। और छठी चेन में जब वो टिकर बन के चलता है वो कुछ भी बन जाता है, कुछ भी और हो जाता है। एक देहाती मुहावरा है कि पर से काम बन जाना, पूरा कबाब बन जाना। तो अब वो मैं यहाँ सुना नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर साहब की बातों से लग रहा है कि मुझे तो देखें जी कामे पे लगा दिया, और देखें जी वो मैंने तो वो पैसे निकाले ही नहीं थे। अदालत ने ये एक्सप्लेन कर चुकी हुई थी पहली बात कि जनाब ये जो कह रहे हैं ना बहस के रिसीवर्स विकलास साहब, उन्होंने कहा जनाब आपने हमने जबले उसका उस इंडस्ट्रियल जोन का दुबई में हमने उनके लॉज पढ़े हैं, उसके अंदर है कि 2014 में आपने वाइंड अप कर दिया था। वाइंड अप करने से पहली जो किसने पैसे रिसीवेबल नहीं, जिसने जो अदायगी है आपको सर्टिफिकेट देना पैदा है कि तमाम लोगों को सारी सर्टिफिकेट दे चुके, तनख्वाहें दे चुके, किसी की तरफ कोई अदायगी नहीं है। गलत बहस में हम मैं वैसे कह रहा हूँ, ये हमें ले गए हैं और हम उसमें चल पड़े हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ब्रेक में सवाल पूछने क्लास बड़ा अहम सवाल है। हम इसमें गलत बहस में है कि तनख्वाह मिली नहीं मिली, अकामा लिया हुआ था, जरा ब्रेक के बाद है ये नैरेटिव। उन्होंने हमें इसमें आपको पूरी कौम को गलत साइड पे ले गए। अल्लाह के फजल से हम भी उनके पीछे चल पड़े हैं, कहें अकामा बहस करते हैं। वापस जाने से पहले बता दूं, वो क्लास साहब मुझे शक है कि वो बाइकआउट करना चाह रहे हैं रेफरेंसेस का, कि हम जाए ना ताकि कह सके हम तो गए नहीं, और सीधे नहीं है। चलिए गुफ्तगू जो है ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से आगे लेकर बढ़ेंगे। कुछ हम नई विफाकी काबीना की तश्कील के हवाले से भी बात करेंगे कि 47 अरकान की काबीना है जिसमें 8 ऐसे विफाकी वजीर हैं जो अब की बार जनूबी पंजाब से लिए गए। हैरत की बात है, इतनी मेहरबानी क्यों की गई है। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। नई कैबिनेट की जो तश्कील है क्लास साहब उस पर तो बात करेंगे, लेकिन जो अकामे की साइड पे आप बात कर रहे थे कि गलत साइड पे सब जा रहे हैं, तो सही सिमत का तयन कौन करेगा? कहते हैं कि जब फैसला है ना वहाँ पे बड़े क्रेडिबल जराए हैं पैनमा के हवाले से। जी, जब आया ना जिस दिन डिस्क्वालीफाई हुए वजीर आजम साहब, तो नवाज शरीफ साहब वहाँ पे ये सारे इकट्ठे थे, इनके जो ग्लैडिएटर्स थे, तो 20 मिनट तक वहाँ पे खामोशी छाई रही है, सारे चुप थे। ऑल ऑफ सडन एक उनकी खतून जो साबिक वजीर आजम सारी वजीर थी, आप भी वजीर हैं, वो खड़ी हुई, बाकी सारे चुप बैठे थे। मियाँ साहब भी दिल्ली में ज़हनी तौर पर तैयार थे, खुद कह रहे थे इंटरव्यू में, हाँ जी मैं तो तैयार था। उन्होंने कहा ना मियाँ साहब ये क्या बात हुई, आपको अकामा की वजह से आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो इस वजह से आपको नहल कर दिया। यहाँ से सारे खड़े हो गए कि क्या जुमला दे यहीं से बहस आ गई, क्या आपने भाई एक हमें टैग लाइन दे दी, वो होते ना उसका मिसरा होता ना, एक शेर का एक दें तो उसके बाद बैतबाजी शुरू हो जाए भाई, वहां से शुरू हो गए पूरे के पूरे, ये वहां से काम शुरू हुआ। वैसे मैं सिंपल एक सवाल पूछना चाहता हूं, अकामा की बहस में किए बगैर, लीगैलिटीज टेक्निकल है बला बला, क्या आप जज हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के हों या किसी पंच के, आप उस पंचायत के सरबराह हैं, आपके सामने एक केस लिया आता है या आपके सामने इंकशाफ होता है कि मुल्क का वजीर आजम जो है, ये वजीर आजम भी है यहाँ पे और दुबई में नौकरी भी करता है, आप सुप्रीम कोर्ट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसको क्या करना चाहिए था? एंडोर्स कर देती कि हाँ बिल्कुल वजीर आजम पाकिस्तान को हम नहल नहीं करते, इसको राइट है कि ये मार्केटिंग मैनेजर लग जाए वहां पे दुबई। मतलब है ये पूरी कौम, पूरे हमारे वकील, हमारा मीडिया, हमारे दानिश्वर, हमारे ह्यूमन राइट्स के चैंपियन ये सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट करते थे। अगर हमारे यहाँ झूठ बोला तो उनको भी तो झूठ बोला है ना, कि उनको नहीं बताया। सर मैं झूठ की बात ही नहीं कर रहा सर, मैं एक और उस पर जाना चाहता हूँ। आप इसको भूल जाए 2 मिनट के लिए, टेक्निकल इश्यूज, लीगल इश्यूज, ली तनख्वाह नहीं ली। मैं एक आपसे सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, एक जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, इवन इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ हो, इन्होंने तनख्वाह ली नहीं ली छोड़ दें,
सुप्रीम कोर्ट के जज से आप ये तवक्को रखते हैं कि वो जो हाईएस्ट आपकी सबसे ज्यादा आपकी और जिसके फैसले दुनिया भर में पढ़े जाते हैं, जिनकी प्रेसिडेंट बनती हैं, आप इस मुल्क के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट को, पूरे मुल्क को एक मजाक बनवाना चाहते थे कि उनके सामने इंकशाफ हो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है दुबई में सेल्स मार्केटिंग मैनेजर लगा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरलुक कर छोड़ो यार, कोई बात नहीं है। ये आप उस पर स्टैंप लगवा के फ्यूचर के लिए आप ये पूरे मुल्क को, हमारी आने वाली नस्लों को आप शर्मिंदा करवाना चाहते थे। इसके बाद बहस होनी चाहिए थी। मैं इस पे हैरान हूं, उन्होंने अकामे की बहस छेड़ दी है। मैंने वीजे लेने थे, उनका जवाब सुने। चलो मान लिया 2006 तक तो आपको वीजे चाहिए थे, 2007 है, पर 2008-9 के बाद तो आपकी हुकूमत आ गई थी यहाँ पे, उसके बाद भी आपको बरताने के वीजे। कोई एक बंदा मुझे आके जो बड़े बड़े जुगादरी हैं ये कह दे किसी टीवी पे, मेरे मुंह पे कह दे, मैं मदद कर लूंगा कि जी बिल्कुल कि इस मुल्क के वजीर आजम को दुबई में सेल्स मार्केटिंग मैनेजर की वहां नौकरी करने की इजाजत होनी चाहिए, मैं सर जी अपनी शिकस्त मान लूंगा। ये जो जजेस को कह रहे हैं ना, एक बंदा ले आए, कोई एक जज ले आए जो कि हाँ जी ठीक है, कोई खुदा का खौफ रखे, कोई थोड़ा सा कोई बंदे में कोई शर्म हया हमारे अंदर एक तरह की होनी चाहिए कि मुल्क का हाईएस्ट जो आपका ऑफिस हो वो किसी और मुल्क में नौकरी, हमें तो शर्म से डूब मरना चाहिए था। मैं सीरियस कह रहा हूं कि दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है इस वक्त। उसकी जरा आपने कल पढ़ी एक्सप्रेस की, उसकी जो स्टोरी थी यूके की, उनकी पढ़ लें, आप उसकी गार्डियन की पढ़ लें, आप उसकी किम बॉर्कर की उसकी किताबें पढ़ लें। मतलब हम मोरालिटी के बिल्कुल उसमें निचले तबके पे जा लगे, हम जानवर हैं, हमारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इस मुल्क की नहीं है, इस कौम की नहीं है कि मुल्क का वजीर आजम वहां पे वो नौकरी कर रहा है, दुबई में मुलाजमत करता है और मेरे जैसे तबलची और दानिशवर कहते हैं जनाब ये कोई बात है जिसपे आपने वजीर आजम को नाअहल कर दिया, ये कोई बात है? हजूर इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। मेरे नजदीक वजीर आजम को करप्शन पे नाअहल किया जाता, इस मुल्क में होते रहते, बड़ी ये स्टोरी नहीं थी, वो सबको पता था इन्होंने की, एवरीबॉडी न्यू इट। ये मेरे लिए एक नई बिगिनिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वजीर आजम को इस वजह से नाअहल किया है कि आप दुबई में नौकरी कर रहे थे, आप तनख्वाहें ले रहे थे, आप वहां पे एसेट्स अपने इकट्ठे कर रहे थे। इट्स ए न्यू बिगिनिंग। ये मत कहें कि अकामा था, अकामा की वजह से ये देखें जी मेरे बेटे से तनख्वाह नहीं ली, यू हैव ब्रॉट अ शेम फॉर द होल नेशन। आपके लिए वजीर आजम की कुर्सी बड़ी कुर्सी नहीं थी, आपके लिए टैग आपको चाहिए था यहां पे सीने पे लगाने के लिए, आई एम द मार्केटिंग मैनेजर। सर इट्स अ शेम फॉर अस। इसलिए ये मत हमें यह कहानियां सुनाए जो यहाँ पे पूरे के पूरे एक तबलचियों का टोला, एक मफाद परस्तों का आके अकामे की बहस छेड़ दी है। उस खतून को दाद दें वजीर को, वैसे हाँ जिन्होंने कहा मियाँ साहब आपको इस वजह से नाअहल किया उन्होंने कि जी आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। आमिर साहब ये मेरा नैरेटिव है। कोई एक बंदा ले आए जो सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे इग्नोर कर सकती थी? सुप्रीम कोर्ट गलत साइड पे तो लीगल मॉरल इशू छोड़ दे। आमिर साहब कैसे कर सकता था कोई जज कि मुल्क का वजीर आजम जो है वो दुबई में नौकरी करे और हम कहें हमें कोई एतराज नहीं? हाउ इट कम? साहब ये जो है ना अभी ये जो टर्म आजकल नई निकली है वोट का तकद्दुस। वोट का तकद्दुस कोई चीज नहीं होती, आइन का तकद्दुस होता है। अगर 340 अफराद भी नेशनल असम्बली की एक तरफ चले जाएं और गलत होना वो मैटर नहीं करते, आइन के मुताबिक चीज होनी, आइन का तकद्दुस होता है। तो ये इन्होंने नई चीज निकली, किसी ने सिखा दी वोट का तकद्दुस, वो चली जा रही है। मैं हासिल होंगी एक साथ तालिब में नहीं जाते थे। दूसरा ये बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रहे हैं ये इस वजह से कि ये रेफरेंस से बचने के लिए, गिरफ्तारियों से, तफ्तीश से बचने के लिए। हालांकि रसीद तो आज भी दिखा दें कि जनाब ये रसीदें तो बात खत्म हो जाती है। ये उससे बचने के लिए ये जो जीटी रोड शुरू हो गया ना, ये बहुत डेंजरस ये है कि ये वाली जो आप बात कह रहे हैं ना, उनका बस चले तो जब मार्शल लॉ लग जाए लगवा लेंगे। अपनी गवर्नमेंट में सिविलियन अदालतों से वो ट्रायल नहीं करवाएंगे, वो ट्रायल नहीं होना चाहते, उनके जरिए मुजरिम नहीं बनना चाहते। एक नया जनरल मुशर्रफ चाहिए। फिर वो ये इसका पॉलिटिकल इशू शहीद नहीं बन सकेंगे। मगर मैं ये जरूर बता दूं कि खतरनाक गेम तो है कि रास्ते में जाहिर है 3 कैंटोनमेंट्स पड़ती हैं, कोई भी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, इनकी अपनी गवर्नमेंटें जिम्मेदारियां हैं। पर मैं समझता हूँ मुल्क में ना वो जमाने गए मार्शल लॉ लगने वाले, वो गए बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मैं आपकी बात मैं आपसे लास्ट आर्मी को दूर रहना चाहिए। भूल जाते हैं ये दुनिया, ये मीडिया और है, ये सुप्रीम कोर्ट और है। बिटवीन मार्शल लॉ एंड बिटवीन सिविलियन बड़ी दरमियान में रास्ते हैं। ये आर्टिकल 190 में दोबारा याद करता रहता हूं। अगर उनको नजर आया ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है ना, ये कि आप रेफरेंसेस रोकने से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, अदालत इंसाफ होने से रोक रहे हैं, बड़े आराम से वो फौज को कह सकते हैं अंडर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन। सो वो मार्शल लॉ की जरूरत नहीं है। विद आइन का तकद्दुस, आइन के अंदर ये बने या तो बदल दें, बदल दें। और बात वो कह सकते हैं कि जनाब ये हमारे ये अदालतों में हमने ये इंसाफ करवाना है, ये हमें प्रोटेक्शन दें और इनको रोकें। आमिर साहब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हरगिज मेरा ख्याल है, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। हरगिज ये सुप्रीम कोर्ट को, ये फौजी को इवन आइन के तहत भी नहीं कहना चाहिए आप आए
और आप आके यहाँ पे इन चीजों को ठीक करके दें। अगर बैलेंस खुदा ना खासा होता है, ये शहबाज शरीफ साहब का सूबा है, ये 12 करोड़ आवाम का सूबा है, जिसको वो तकसीम नहीं करना चाहते, जिसकी बिल्कुल पंजे गाड़ के बैठे हुए कि कुछ हो जाए हमने हाउस सब्सिडी को डिस्टर्ब नहीं होने देना। ये उन्हीं की जिम्मेदारी। अगर उनका भाई, उनका बड़ा भाई अपने सूबे में अनरेस्ट पैदा करना चाहता है, वो बैलेंस पैदा करना चाहते हैं, वो जुडिशरी को डिमोलिश करना चाहते हैं, वो सोसाइटी को करना चाहते हैं, वो बंदूकों के जरिए कुछ वहां गलत सही करवाना चाहते हैं, वो पूरे मुल्क पे खुदा ना खासा कुछ भी कराना चाहते हैं, कुछ और एक आए डिक्टेटर और वो जो बात आपने की इनका ट्रायल करें ताकि कल को मजलूम बने। ये देखिए डिक्टेटर हमारा ट्रायल किया, ये मेहरबानी करें हमारे फ्यूचर डिक्टेटर आराम से जहां बैरक्स में बैठे हैं बैठे रहें। एक हमारे यहाँ एक तरह की नई लड़ाई हो रही है, नई टग ऑफ वार हो रही है, बहुत सारी पोजीशनिंग हो रही है, हमारी सोसाइटी एक दूसरे से बैठ के एक्सपोज हो रही है ना चीजें, इनको होने दें। अगर अपने भाई के सूबे में, सर मैं आपको फिर कह रहा हूं, मेरे साथ मेरी प्रेडिक्शन लिख के रख लें, एक यहाँ गमला भी नहीं ये टूटने देंगे। ये बड़े सियाने लोग हैं सर, बड़े समझदार हैं। होगा सब एक भी ये सारा इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ना कि वो जी के ये डराने दें, ये कुछ नहीं होगा। ये बड़े पीसफुल तरीके से जाएंगे। अपने भाई के सूबे में अनरेस्ट करना चाहते हैं ना तो करने दें, उनका सूबा है, लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल जिम्मेदारी है, उनको करने दें। हर बात पे कहते हैं कि जनाब कि हमारा सूबा है, आपका सूबा है, माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब जाएं अपने सूबे में कोई बैलेंस करवाना है, कोई अनरेस्ट करवाएं। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने एग्री करता जो आज उन्होंने की है, सर इनको जाने दे, बल्कि आपको इनको पुश करना चाहिए कि जाओ जीटी रोड से जाओ, पूरे मुल्क को ब्लॉक कर दो, पूरे पंजाब को ब्लॉक कर दो, सर करने दें। इसलिए ये चीजें एक दफा इनको एक्सपोज पूरी होने दें। बिल्कुल हरगिज़ मार्शल साइड पे चीजें नहीं जानी चाहिए, इनको मजलूम मत बनाने दें। मेरे लिए ये जमहूरियत के चैंपियन बन गए ना, चैंपियन जो है ये बड़ा मुश्किल है बेचना, ये सेल करना। ये आसमा जहांगीर भी नहीं बेच सकती अगर ये मसाला बेच रही है वो कि नवाज शरीफ साहब ने सारी उम्र पिछले माजी छोड़ दें, हर कोई होता है। मैं तो इस 4 साल का पूछ लेता हूँ कि यहाँ पे पार्लियामान में जो हाल हुआ, एक साल नहीं गए, मीटिंग नहीं हुई, 2% इनकी हाजिरी है, अदारों का सत्यानाश जो हुआ और अब वो कहते हैं जी वो सीपैक में बना रहा था, भाई इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया। $25 बिलियन का ट्रेड वो हो गया, 79 बिलियन की आपकी फॉरेन, वो तो हम तो इकोनॉमिक फिगर्स के लोग परेशान है कि जनाब हमारा बनेगा क्या, ये क्या बात कर लूं। ये जो हमें कहते हैं सिपैक से हमें इन्होंने गोली दी हुई है, अगर सिपैक का पैसा आ रहा है तो फिर $35 अरब इसाक डार ने जाकर 4 साल में लोन किस चीज का ले लिया? किस चीज का? अगर आपके डॉलर आ रहे थे, मैं चाइनीज, आपने सुना था शेख रशीद की तकरीर कौमी असेंबली में, मैं तो डर गया हूं। उसने कहा 90,000 चाइनीज तो सिर्फ इस्लामाबाद में आने वाले हैं, इसकी डेमोग्राफी चेंज होने वाली है। अभी आप जाएं किसी रेस्टोरेंट में जाएं, अगर आप कहीं पे जाएं रोड पे, आपको अब आप यहाँ पे चाइनीज नजर आते हैं। वो शेख साहब ने एग्जैक्ट नंबर बताया है कि 1 लाख नया चाइनी आपके इस्लामाबाद में आ रहा है। एक और बात की, सारी लेबर वो चाइना से लेके आ रहे हैं। हमने टायरों की दुकानें खोल ली है मोटरवे पे, सर जो चाइनीज बनाएंगे। हमने चाय के खोखे बनाने हैं, हमने पंचर लगाने हैं, हमने बैठ के ये कहने जो हमें सिपैक बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सो सिपैक वाली कहानी ये बंद करें। इन्होंने बैठ के जिस तरह इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया है, अगर इकोनॉमी होती इनकी अच्छी, इसाक डार $35 अरब, कभी कर्जा बैरूनी ना लेके आते, $35 अरब। ठीक क्लास अब ठीक है, $35 अरब 4 सालों में, जितना कभी सोचा नहीं था वो 4 सालों में ये हुकूमत बैरूनी कर्जा लेकर आई है। और सीपैक के हवाले से यहाँ पे बात करते हैं, जबकि मईशत का अल्लाह ही हाफिज है। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।